गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हमारा ये आज का न्यू चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12 है और यूनिट आपकी जो है 8 है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है, हमको स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देखो, अगर वर्ड से ये जो ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, इससे अगर मतलब निकालें तो हमारा सिंपल आता है। थर्मो मीन समझते हो, थर्मो। देखो ये दो वर्ड मिल करके समझ लो ये बनाया गया है। कैसे? थर्मो। थर्मो मीन्स आप लोग समझते हो इसका मतलब होता है हीट। सर हीट, थर्मो यस मीन्स सर। हीट, है ना। हीट और डायनेमिक्स मीन्स आप लोग समझते हो मोशन। मोशन, यस सर। ओके, का तो ध्यान मूवमेंट। रखना। तो अगर हम सिर्फ सिंपल इस चैप्टर के नेम से मतलब थर्मोडायनेमिक्स से मतलब निकाले इस वर्ड से, तो हमारा मतलब यही पता चलता है कि ऊष्मा गतिकी, हिंदी में इसका मतलब ये होता है, मतलब हीट का मोशन। मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग हीट का मोशन पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल वर्ड में आप डेफिनेशन इसको मान सकते हो, लेकिन कुछ कहानी और है। एक्चुअल में रियल डेफिनेशन ये नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, मतलब ये तीन चीजें याद रखना। हीट के बारे में हम लोग पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में हीट कैसे, क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। टेम्परेचर, इसकी ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस नॉर्मली किया है, बट एक्चुअल में टेम्परेचर का क्या कुछ इफेक्ट भी पड़ता है, हीट का कुछ इफेक्ट भी होता है। क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, अभी एग्जांपल से समझा देंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट का कहने का मतलब ये हुआ कि हीट को एक्चुअल में हमें इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी के अदर फॉर्म में। इन सब चीजों का डिस्कस हम जिस ब्रांच में करते हैं वो हमारी होती है थर्मोडायनेमिक्स। सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। अच्छा, एक कोई बॉडी कंसीडर करो। जैसे हमने एक बॉडी कंसीडर की, सपोज दैट वो कैसी है, किसी भी शेप की ले लो। जैसे मान लिया हमने वो बॉडी कुछ इस तरीके की है और ये सॉलिड बॉडी है एकदम। ठीक है, एक ऐसी बॉडी है एकदम सॉलिड है। ठीक है, अच्छा, इस बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। इस बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी। तो भाई ये आप लोग समझते हो, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो टेम्परेचर आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो। एक तो आप इसको डायरेक्टली क्या करो, नीचे से या फिर किसी भी तरफ से हीट दे दो। इसको क्या करो, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दो। डायरेक्टली इसको क्या करो, गर्म करना स्टार्ट कर दो। अगर इस बॉडी को आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरे केस में सीधे हम इस बॉडी को अगर टेम्परेचर दे दें तो इस बॉडी का टेम्परेचर, मतलब इस बॉडी को अगर हम हीट करें तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन दूसरे वे में हम क्या कर सकते हैं, अगर इस बॉडी पर कुछ ना कुछ हम वर्क कर दें तब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ लो कि जैसे मान लिया हमारे हाथ हैं, हमारे हाथों का नॉर्मल टेम्परेचर जो भी होता है, भाई नॉर्मल बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम हमारे हाथों का अगर टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, हमारे हाथ ठंडे हैं, तो क्या करें, या तो इनको फायर के पास ले जाएं, ऐसे आग से क्या करें, हम आग के पास में जब ले जाएंगे, फायर के पास में ले जाएंगे तो हमारे हाथों का टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ ना कुछ हीट हमारे हाथों को मिलेगी और ये हाथ हमारे गर्म हो जाएंगे। लेकिन हम टेम्परेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तब इनको हीट मिली। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आकर के हम अपने हाथों का टेम्परेचर कैसे बढ़ा सकते हैं, रब करके। अगर हम इनको क्या करें, हाथों को रगड़ना स्टार्ट करें, रब करना स्टार्ट करें, तब भी हमारे हाथों की जो हीट है कुछ समय बाद बढ़ जाएगी, मतलब इसका टेम्परेचर हाथों का जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो उसको डायरेक्ट हीट देके, और दूसरा है आप उस पर कोई मैकेनिकल वर्क कर दो। ठीक है, तो दो तरीके से किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो। और भी एग्जांपल हैं, जैसे माचिस की तीली आप देखे हो। अगर माचिस की तीली, अगर हम उस पर कोई मैकेनिकल वर्क ना करें तो भाई माचिस की तीली कभी जला नहीं सकते हो। अगर रगड़ोगे नहीं तो वो जलेगी नहीं। जब रगड़ते हो माचिस की तीली, फटाक से इसे लगाते हो, रगड़ते हो, तभी तो मैकेनिकल वर्क होता है। इट मीन्स रगड़ तीली का
और उस माचिस जो बनी होती है, मैच बॉक्स जो होता है, उस पर भी फास्फोरस लगा होता है, तो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने वर्क किया, उस पर कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, और जब कांटेक्ट में आते हैं तो यही मैकेनिकल वर्क किसमें, हीट में कन्वर्ट होता है, और हीट तुरंत उसको क्या कर देती है, जला देती है, मतलब तुरंत माचिस की तीली जलना स्टार्ट कर देती है। आप और भी एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे बर्फ है, आप आइस क्यूब कोई ले लो, तो आइस क्यूब अगर वो सॉलिड है, उसको आप क्या करना चाहते हो, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो दो सॉलिड क्यूब आइस के अलग अलग ले लो, उनको आपस में रगड़ कर, मतलब रगड़ना स्टार्ट करो, तब भी धीरे धीरे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड है, सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर हम उस हीट को क्या करें, मतलब उस आइस क्यूब को ले लें और डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ले आए, तब भी उसको हम टेम्परेचर बढ़ा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3-4 एग्जांपल ये समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। बोलो क्लास। Yes, sir. ओके, तो हीट हम किसी भी, हमको ये पता चला कि हीट हम अगर मतलब किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन आपकी ये दी हुई है, ये आपको लिखना है कि जिस ब्रांच में हम लोग हीट, टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब ध्यान देना, एक और चीज इसमें जो हमने पॉइंट बना के लिखा, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो भी हमारा थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है भाई, सपोज दैट एक सिलेंडर है, एक मान लिया ये सिलेंडर रखा हुआ है, अब इसमें गैस फिल है, ठीक है, तो गैस कहीं ना कहीं ये ऊपर से अगर कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मूव कर सकते हैं। तो इसका भाई अगर ये गैस फिल्ड है तो कहीं ना कहीं इस पर ये पिस्टन प्रेशर भी अप्लाई कर रहा होगा, मतलब यहाँ इस गैस पर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, और इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, और कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर भी होगा। तो हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किसी भी मैटर, देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और मास भी होता है, हमने नहीं लिखा है, मास और नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो भी हमारी क्या कही जाती है, थर्मोडायनेमिक्स कही जाती है। तो ध्यान देना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमको डायरेक्टली एक्चुअल में हम जल्दी से उनको मेजर कर सके, जैसे प्रेशर है बता सकते हैं, वॉल्यूम है पता कर सकते हैं, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो इन चीजों को, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर बोलते हैं। तो इनको सबको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। क्या भाई थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। इसके बाद No, sir. क्लियर हुआ, No, sir. अभी दिक्कत हो रही, देखो अच्छा फिर से समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये, अभी हमने वर्ड से अच्छा लेट में तो नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने वर्ड से समझाया, अगर थर्मो मीन्स क्या होता है हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, तो हीट का मोशन हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, सिंपल अगर इस वर्ड से मतलब निकालो, तो जब हीट का मोशन हम जिस ब्रांच में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। लेकिन भैया जब हीट के बारे में पढ़ोगे तो जाहिर सी बात, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मैटर पर लोग ये सब चीजें स्टडी करोगे। तो मैटर कहने का मतलब हम गैस का एग्जांपल लिए, ये कोई सिलेंडर लिए हैं, इसमें क्या प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चीजें होंगी। तो जो जिस ब्रांच में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास भी कह सकते हो, मास हमने लिखा नहीं, इन सब चीजों के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे वही तो हमारी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है। और यहाँ पर इनको हम जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, मैटर की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो ये सब हम जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं वही हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है। इसके बाद हमारी ये आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो इसी सिलेंडर से आपको समझाना है हमको कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसों की काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। सभी लोग जानते हो, अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो अगर
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात हीट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, अगर हीट दोगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जाहिर सी बात जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो बढ़ती है। तो ध्यान देना, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये क्या बताती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक, यहाँ मैक्रोस्कोपिक था, यहाँ माइक्रोस्कोपिक है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। इसमें हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, भाई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये बड़ी है जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं तो वो हमारी काइनेटिक थ्योरी बता पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई गैस यहाँ फील्ड है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारी चीजों के सर मतलब बहुत अंदर जाते। हाँ बोलो। सर वॉइस रिपीट हो रही है। आवाज साफ नहीं आ रही? यस सर। सर माइक कुछ लोगों ने हाँ। ऑन कर रखी है। माइक सभी बच्चे बंद कर दें, जिनको जो है जो ऑफ नहीं किए हैं ऑडियो म्यूट कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना, काइनेटिक थ्योरी भाई, अगर इस गैस जो ये फील्ड है गैस इस सिलेंडर के अंदर, अगर इसके बारे में गैस के बारे में पूरा स्टडी हमको करना है अच्छी तरीके से, भाई मॉलिक्यूल्स हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है और क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ इसमें होता है ना। तो जब हम ये छोटे छोटे समझो पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। ये कौन बताएगा? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे हम लोग इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, ये थ्योरी जब दी गई तो इन सब जितने भी मैटर्स होते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम लोग स्टडी किए तो उसको नाम ही दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सिर्फ ये गैसों के बारे में स्टडी कराता है, ठीक है। लाइक मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इन एनी गैस, ये तो पता ही ना, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ इसके अंदर गैस है, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब आप एक्स्ट्रा हीट देते हो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब ये मॉलिक्यूल अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, इनका भाई टेम्परेचर यहाँ से नीचे दोगे गर्म होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो हम कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब स्टडी हम किस में करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला टर्म थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जो हीट आपकी होती है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म होती है, पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं। हीट जो होती है वो एनर्जी का ही फॉर्म होती है, इसको हम कह सकते हैं, अगर कहीं कोई पूछे तो ये बता सकते हो कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही एक रूप होती है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, देखो इस सिलेंडर में ये जो हमने लिया है, इस सिलेंडर में ये जो गैस फील्ड है, ठीक है। देखो जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में स्टडी करने जा रहे होते हैं। तो अगर ये गैस हम लिए हैं तो जाहिर सी बात इस गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब गैस लिए हैं, कंसीडर किए, भाई कोई अदर चीज होती तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। जब हम गैस यहाँ कंसीडर किए तो जाहिर सी बात है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बात समझ रहे हो? जिस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। लिखा है एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर यही चीज बताए, इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पर लिखा है भाई ये जो आप ये जो गैस लिए हो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, भाई ऊपर से पिस्टन से प्रेशर अप्लाइड है ना, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, ये तीनों चीजें इसमें है ना। अब हम इसके बारे में ही तो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें हैं, गैस में प्रेजेंट हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे ना, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा? एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाएगा, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान देना, अगला ये छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको करना है, ठीक है। अगली हेडिंग है आपकी सराउंडिंग्स। तो ध्यान देना सराउंडिंग्स क्या होता है। देखो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ध्यान देना, ये जिसके बारे में स्टडी कर रहे थे ये अंदर था इस सिलेंडर के, ये हमारा क्या कहा गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लेकिन ये इसके अराउंड, मतलब इसकी दीवारें और सिलेंडर सब कुछ ऐड कर दो, ये सब कुछ, तो ये ध्यान देना ये हमारा क्या कहा जाता है? सराउंडिंग्स कहा जाता है। मतलब ध्यान देना इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़ देना है, इसको नहीं कंसीडर करना है, इसको छोड़कर यहाँ लिखा है एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, मतलब इस
थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलावा जो इसके आउटसाइड में सारी चीजें हैं उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग्स। डेफिनेशन लिखिए, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग्स। और ये भी बात सही है, अगर हम सपोज दैट इस थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम दिया है इसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, इन सब चीजों में चेंज लाना चाहते हैं, तो हमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा। या तो भाई बाहर ये जितनी चीजें हैं, पिस्टन है, पिस्टन को दबाओ या फिर ऊपर ले जाओ, तो इन सब चीजों से क्या डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ सकता है। अगर इसको ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जस्ट लाइक, अरे हवा भरने वाली पंप देखे होगे ना, पंप क्या होता है, अगर उससे हम हवा भरते रहते तो धीरे धीरे देखना नीचे का जो पंप जस्ट लाइक सिलेंडर टाइप की होती है ना, नीचे नीचे का पोर्शन जो होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि हम एक्सटर्नल सिस्टम जो दिया है वो पंप का जो पंप की जो बॉडी है उस पर हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़कर जितनी भी चीजें क्या होती आउटसाइड में होती प्रेजेंट होती उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है आपकी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो ध्यान देना भाई, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खास चीजें होंगी जिनके बारे में हम लोग मोस्टली कॉमन सी बात है उसको हम बोलेंगे या फिर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनका काम ही नहीं चल सकता। दूसरे होते हैं जिनको हम इस पूरे चैप्टर में ही यूज करेंगे। तो द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन ऐसी क्वांटिटी हैं कि पूरे चैप्टर में हम बात इनकी करेंगे ही। विच हेल्प अस टू स्टडी, ये हमको मदद करती हैं क्या, द बिहेवियर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर के बारे में स्टडी में करने में मदद करती है। कौन? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये सब हमारे क्या कहे जाएंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहे जाएंगे। सिंपल ये बोल सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में इन तीनों वेरिएबल्स का यूज ही करने वाले हैं। बोलो भाई, समझ में आए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए। कौन कौन चीजें यूज करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तो जाहिर सी बात इनको यूज करना ही है, तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इसके बाद बात आती है आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये दिया है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये अगली हेडिंग है। तो ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग सभी लोग जानते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, इसमें P क्या है? प्रेशर है, V है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज गैस कांस्टेंट R, और T क्या है? टेम्परेचर। ये आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, हम अच्छी तरीके से उम्मीद करते हैं पढ़े होगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ स्टेट एक्चुअल में क्या होता है? द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों में जो मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग देते हैं, और मैथमेटिकल रिलेशन ये नीचे एग्जांपल के तौर पर हमने लिख दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो, प्रेशर भी है, वॉल्यूम है, और इसमें टेम्परेचर भी है। इन तीनों में जो मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। सिंपल सी बात कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को मैथमेटिकल तरीके से को रिलेट करके आपस में रिलेशनशिप दिखा दें, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि आपके सामने एग्जांपल के तौर पर लिखी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम लोग आदर्श गैस समीकरण या फिर आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। बोलो भाई, अब यहाँ से, क्योंकि अगली ये जो हेडिंग है ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा, जो हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में समझ लो कि एक्चुअल में हीट का मोशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कि अगर हीट कहीं से, हीट को अगर हम मोशन करा दें, तब किसी भी सिस्टम का या फिर किसी भी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको टेम्परेचर देके किसी भी बॉडी या सिस्टम का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में मोशन, ध्यान देना, हीट और मैकेनिकल वर्क में भी रिलेशन है। आपने मैकेनिकल वर्क किया, हीट को बढ़ाया, आप हीट बढ़ाओगे तब भी मैकेनिकल वर्क होगा। जैसे आप स्टीम इंजन भी देखो, स्टीम इंजन में क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं टेम्परेचर
जब आप बढ़ाते हो तो भाप बहुत तेज उठती है, और वही भाप रेल, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन है जो पहले भाप वाली ट्रेन बनाई गई थी, स्टीम इंजन जो उसका था, इसी तरह तो चलता था। टेम्परेचर आप देते थे तो स्टीम बनती थी, स्टीम की वजह से क्या होता था, ट्रेन चलती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क को, मतलब हीट की वजह से मैकेनिकल वर्क हमको मिलता है, और मैकेनिकल वर्क की वजह से हमको हीट भी मिलती है। आप किसी भी सिस्टम पर वर्क करोगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे आप एग्जांपल पंप का भी समझ लो, आप मैकेनिकल वर्क कर रहे, पंप का देखना निचला जो पोर्शन होता है वो हीट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने मैकेनिकल वर्क किया, और वो मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस बॉडी का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करता है और हमको गर्म फील होता है। बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और भी देखा होगा, अगर मान लिया आप वाटर का ही एग्जाम्पल ले लो। वाटर देखियो, वाटर को अगर अगर आप सिंपल गर्म करना चाहते हो तो टेम्परेचर दे के भी गर्म कर सकते हो, और वाटर को बहुत तेजी से घुमाओ तब भी धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है। इन सब चीजों को हम थर्मोडायनेमिक्स में ही डिस्कस करेंगे, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो अब हमारी हेडिंग आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल मींस और इक्विलिब्रियम मींस, ये हम लोग पहले भी चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम तो वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, हिंदी में इसको कहते हैं। और थर्मल का मतलब तो समझते हो कि एक्चुअल में जो हीट होती है, कोई भी बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कैसे होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ध्यान देना, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर कोई दो सिस्टम ले लें, उनको हम कह दें ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उसमें एक कंडीशन बहुत अच्छी आपको याद रखना है कि दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर उन दोनों बॉडीज को अगर कांटेक्ट में रख रहे हैं तो वो बॉडीज तभी इक्विलिब्रियम में कही जाएंगी जब उन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाए। सपोज दैट हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका टेम्परेचर, मान लेते हैं एक बॉडी हमने कंसीडर की जिसका टेम्परेचर जैसे ये दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरी बॉडी इसी के कांटेक्ट में लाते हैं और इसका टेम्परेचर हम दे देते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई इक्विलिब्रियम में ये कब पहुंचेगी? जाहिर सी बात, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और ये जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार कैसी है, ध्यान देना, ये डाइथर्मिक है। डाइथर्मिक वॉल्स का मतलब ये होता है जिसमें हीट, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो जाहिर सी बात हीट पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये दीवार ऐसी है जिससे हीट इधर से उधर जा सकती है। तो ये टेम्परेचर इसका कंसीडर कर रहे हैं कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हीट यहाँ से, मतलब इस बॉडी की हीट ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो जाहिर सी बात ग्रेटर टेम्परेचर किधर जाना स्टार्ट कर देगा, इधर जाना स्टार्ट करेगा, मतलब ग्रेटर से। तो आपको पता है हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, तो हीट क्या करेगी, फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जिस केस में इस होल बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, पूरा का पूरा इस होल बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ये कहें कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, सिंपल सी बात, ना इसका 30 ना इसका 40, दोनों पूरी होल बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए पूरी बॉडी। तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया? इसके बाद ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पर दो सिस्टम हमने बनाए हैं। एक ये बॉडी ऐसी रखी जिसमें हमने कंसीडर किया एक ए बॉडी, इसमें बी बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना है पीए, मतलब सॉरी प्रेशर पीए है इसमें, और इसका वॉल्यूम वीए है, और बी बॉडी का प्रेशर पीबी है एंड वॉल्यूम इसका वीबी है। टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा, टीए हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर टीबी है। अगर ये एडियाबेटिक वॉल से, मतलब इससे हीट पास नहीं हो पा रही, एडियाबेटिक वॉल से दोनों सेपरेट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात इनका टेम्परेचर जो भी अलग अलग होगा, जो भी प्रेशर अलग अलग होगा, जो भी वॉल्यूम अलग अलग होगा, वो अलग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट पास नहीं हो पा रही। तो जब हीट नहीं पास हो पा रही तो कहने का मतलब दिस इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर भी सेम नहीं हो पाएगा।
जब हीट नहीं ट्रांसमिट करेगी जाहिर सी बात इनका टेम्परेचर सेम होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना, दूसरी बॉडी हमने कंसीडर की है, इसमें डायथर्मिक वॉल लगाई गई। हमने इसमें बताया ना, ये बॉडी ए है, ये बी है, इसका प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर जो अप्लाइड है वो कितना है, पीए है, और इसका वॉल्यूम कितना वीए कंसीडर किए, इसका पीबी है, इसका वॉल्यूम वीबी, टेम्परेचर इसका टीए है और इसका टीबी है। ठीक है, तो ये डायथर्मिक जो वॉल लगी है इसका मतलब क्या होता है, ये हीट को अपने में से पास कर सकती है, मतलब ए से बी और बी से ए में हीट पास कर सकती है। तो अगर हीट पास करेगी तो जाहिर सी बात ये दोनों, अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंस कुछ ना कुछ है, कुछ समय बाद क्या होगा, टेम्परेचर पूरी बॉडी का ए और बी का कॉम्बिनेशन के साथ एकदम सेम हो जाएगा। तो जिस सिचुएशन में सेम हो जाए उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी बी, और जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम तो हम बोलेंगे दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बॉडीज क्या कही जाएंगी, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों सिस्टम अलग अलग हमने बना दिए, समझ लेना इसको अच्छी तरीके से, डायग्राम को बनाना भी है। एक और चीज ध्यान रखना क्लास, देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमको थर्मल इक्विलिब्रियम समझना बहुत ही जरूरी था। तो ध्यान देना, थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमारा सिर्फ टेम्परेचर बता देता है कि एक्चुअल में उन बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम हो जाए जो कांटेक्ट में रखी हैं तो भाई थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसमें तीन चीजें ऐसी होती हैं जो इक्विलिब्रियम में एक साथ होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं, लिखा है इफ सिस्टम हैज थ्री इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली देन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर ये तीन चीजें एक साथ इक्विलिब्रियम में हो तो उनको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बट वो है कौन कौन सी चीज, पहली है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ध्यान देना, जैसे हमने पंप का एग्जांपल दिया था कि आप पंप पर मैकेनिकल वर्क कर रहे थे, तब नीचे का पोर्शन हीट करने लगा था, तो आप एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से लगाना ही बंद कर दो तो पंप क्या गर्म होगी, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, ना तो गर्म होगी। क्यों, क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तभी तो मैकेनिकल वर्क हो रहा था। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब आप बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाना है सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पर, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहली सिचुएशन ये। दूसरी थर्मल इक्विलिब्रियम बता चुके हैं, जब बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो हमारे एटमोस्फेयर का और जहां वो बॉडी कंसीडर करो जहां रखे हो उसका टेम्परेचर क्या हो, एकदम सेम रहे, दोनों का कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। दो सिचुएशन होगी। तीसरी सिचुएशन आपकी ये आती है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। भाई जिस गैस के बारे में आप या फिर कोई भी जो मैटर ले रहे हो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें कोई भी सिस्टम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उस सिस्टम को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद बात आती है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी यहां से कहानी स्टार्ट होती है जो कि हमको थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा हम अच्छी तरीके से कोशिश करें तो और भी समझ सकते हैं। तो था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कंसीडर कर लें कोई भी तीन बॉडी जो कि आपस में कांटेक्ट में रखी है, एक ए है बॉडी, दूसरी बी है और तीसरी सी है। एक चीज ध्यान रखना, ये एडियाबेटिक वॉल है, यहाँ पर ए और बी को जब हम सेपरेट किए हैं तो बीच में वॉल कौन सी कंसीडर किए हैं, एडियाबेटिक वॉल। ये कैन नॉट फ्लो हीट, इससे हीट पास नहीं हो सकती, मतलब ए से बी और बी से ए में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। यहाँ पर जो सी, ए और बी के
एक्चुअल में जो ए और बी को हम सी से सेपरेट किए हैं वो वॉल कौन सी वॉल, इससे हीट कैन फ्लो हमने लिख दिया है, हीट इससे क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो ये बॉडी आपको कंसीडर करना है जीरोथ लॉ समझने के लिए। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना, स्टेटमेंट क्या लिखा है, कह रहा है इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। देखो ये जो कहानी लिखी है इसको आराम से लिखने के लिए नोट्स के लिए हमने लिखा है, सिंपल वर्ड में समझो ये क्या होता है। हमने कहा अगर कोई भी बॉडी, एक ये A है, दूसरी से कांटेक्ट में B रखी है और तीसरी बॉडी यहाँ पर कांटेक्ट में C रखी, और ये वॉल कौन सी है, ये वाली वॉल कौन सी है, वो तुम्हारी है डायथर्मिक वॉल, जिससे हीट पास हो सकती है। मतलब ये अगर ए बॉडी है, ये बी है और ये सी है, तो ए से सी में हीट पास हो सकती है और बी से सी में हीट पास हो सकती है। तो जाहिर सी बात, अगर इसका टेम्परेचर हम टीए माने और इसका टेम्परेचर हम टीबी माने, और इसका टेम्परेचर कितना मानेंगे, अगर एसी सिस्टम कोई है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, टीसी होगा। तो जीरोथ लॉ एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का ये कहता है कि किन्हीं भी तीन सिस्टम अगर कोई भी वो कांटेक्ट में रखे तो उन पर अप्लाई कैसे होता है। देखो अगर सपोज दैट टी इज इक्वल टू टी सी, अगर इनमें हीट का आपस में तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हीट पास हो जाएगी, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो बैलेंस हो जाएगा कुछ समय बाद। तो अगर टी इज इक्वल टू टी सी, मतलब टेम्परेचर ए बॉडी का और टेम्परेचर सी बॉडी का आपस में क्या है, सेम है, और टीबी भी इसके कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर टीबी इज इक्वल टू टीसी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट तो आपस में ऐसे फ्लो हो रही होगी, मतलब बी का सी और ए का सी में हीट का ट्रांसमिशन होके ये आपस में क्या हो जाएंगे, बी और सी और ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, अगर टी ए इज इक्वल टू टी सी, टी बी इज इक्वल टू टी सी, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं टी ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू टी बी, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अगला पॉइंट इसी तरह बोल दिया करो, सभी बच्चे एकदम साइलेंट हो जाते हैं, हमको बड़ा डर लगने लगता है। देखो अगला पॉइंट बना के हमने लिखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय आरएच फॉलर इन 1931। बहुत सारे टीचर्स, देखो सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चे अगर पढ़ेंगे बुक से तो ये सारी चीजें पता होंगी, बुक जरूर पढ़ा करो, कोई हम ही नहीं बता रहे, हम ही आप लोगों को स्पेशल दे रहे हैं, आप बुक अगर पढ़ोगे तो और भी अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। तो जीरोथ लॉ हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को आप अगर बुक में देखोगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ सर ने जो बताया था वो कुछ लगता है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहे बुक जरूर पढ़ा करो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय आर.एच. फॉलर इन 1931। ये आर.एच. फॉलर, इनका फुल नाम तो नहीं दिया था, पता कर लेना, ठीक है, अगर है कुछ तो। आर.एच. फॉलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। वैसे तो लॉज ये किसी के नहीं, सिंपल सी बात, जो थ्योरी आती गई उनको मॉडिफाई करके बनाते गए, लिखते गए, बनाते गए, लिखते गए, लेकिन एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताया किसने था, सबसे पहले 1931 में आर.एच. फॉलर ने बताया था। दूसरा पॉइंट लिखा है, टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी विच गिव राइज टू फ्लो ऑफ हीट। बिल्कुल सही बात है कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी, और ध्यान देना टेम्परेचर को आप स्केलर क्वांटिटी भी बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आईआईटी और जेईई नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है, और टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो फ्लो ऑफ हीट को बताती है कि भाई टेम्परेचर किसी बॉडी का अगर कम है और किसी बॉडी का ज्यादा है, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि हीट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा। सपोज दैट, हमने बार बार अभी पिछले भी एग्जांपल में हमने समझाया, अगर ये बॉडी मान लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये बॉडी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई टेम्परेचर से ही आप बता पाओगे
कि हीट किधर से किधर फ्लो होगी। अगर ये 50 है तो जाहिर सी बात मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हीट फ्लो होगी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी हीट को ट्रांसमिट करने लगी किसमें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी में। तो कहने का मतलब हीट एक ऐसी क्वांटिटी जो ये डिसाइड करती है कि हीट फ्लो किधर से किधर की तरफ होगी, तो हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा। तो हीट का और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। क्या बात, ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वैसे टॉपिक तो ये है आपका, बट यहाँ पर ध्यान देना कि इस टॉपिक में आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, क्योंकि आके बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो कि किसी भी सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी की हम बात करें, सपोज दैट अगर गैस हम ले रहे हैं, यहाँ पर गैस की बात करें, तो गैस की इंटरनल एनर्जी कैसे आती। तो गैस में दो तरीके की एनर्जी होती है। पिछले चैप्टर में एक बच्चे ने कहा भी था, सर क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी दो एनर्जीज का सम होता है। एक तो होती है उसके पास कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है और पोटेंशियल एनर्जी गैस के पास कैसे आती है। ये कोई सिलेंडर हमने माना है, इसमें आइडियल गैस फिल है, और ये जो एरो बना के हमने लिखा है ये इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी जो इसकी है इंटरनल एनर्जी, वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के केस में अभी आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती आगे भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट याद रखना, क्या, काइनेटिक एनर्जी। देखो ये पूरा चैप्टर थ्योरी पर बेस्ड है, इसमें कोई न्यूमेरिकल अभी नहीं आया है, न्यूमेरिकल अगले टॉपिक्स जो आएंगे उसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही समझना है। तो देखो अगला, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। देखो इस गैस में जो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होती है वो किसकी वजह से आती है, तो मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे होंगे, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल मोशन करें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा इसकी होगी। दूसरा पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हम टेम्परेचर इसका क्या कर दें, इस गैस का इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इन्होंने बताया काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो मॉलिक्यूल भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बीच जो टक्कर होती है मॉलिक्यूल्स की, जो टकराव होता है वो क्या करेगा आपस में, बहुत मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वाइब्रेट करेंगे बहुत तेजी से, और जब वाइब्रेट करेंगे तो मतलब इनकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस सिस्टम का तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है ही, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में बढ़ रही। तो ये फंक्शन कहने का मतलब एक चीज बढ़ाओगे दूसरी अपने आप बढ़े, तो उसी चीज को हम बोलेंगे फंक्शन, वो उसका फंक्शन होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन है कि टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान रखना ये हम आइडियल गैस कंसीडर किए। इसके बाद अगला पेज है आपका ये, हाँ अगला पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि भाई किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो तरीके की होती है, हमने बताया। तो ये सेकंड है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किन चीजों की वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एज वॉल्यूम इज इंक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज। अगर जो गैस आप फिल किए हो, जो गैस किसी भी सिलेंडर में लिए हो उसका वॉल्यूम आप बढ़ा दो तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मतलब जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर मतलब अट्रैक्शन करने की कैपेबिलिटी वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात जब भीड़ भाड़ होगी तो मॉलिक्यूल मोशन करना बंद कर देंगे, मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वॉल्यूम का फंक्शन होती है। क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम आप गैस का बढ़ाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। पता है ना, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल जो मोशन में बहुत तेजी से मोशन कर रहे थे वो भाई रेस्ट में आना चाहेंगे, वो रेस्ट में आना स्टार्ट कर देंगे।
उनकी जो वाइब्रेशन करने की जो कैपेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वॉल्यूम का फंक्शन होती है। बस आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे। बोलो बच्चों, सर क्लियर हुआ सभी बच्चों की नहीं? यस सर सर। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल हाँ बोलो। एनर्जी लिख सकते हैं। सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल लिख एनर्जी सकते हैं। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। लिख सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट है जो है वो गलत नहीं है, जो चीजें हम बता रहे हैं इनको बुक में भी देखना, यही चीजें लिखी हैं। कोशिश यस पूरी सर। की है कि भाई जल्दी से जल्दी थोड़ा सिलेबस भी देखना, इसलिए थोड़ा स्पीड रखते हैं। बट जितना नोट्स हमने बनाया है ये समझ लो एक बुक का नहीं, कई बुक्स का नोट्स है। ठीक है, तो बाकी की ओके। चर्चा हम लोग कल करते हैं। ठीक है बच्चा, यस सर, थैंक यू सर। यस ओके, बाय क्लास, यस वेलकम सर। वेलकम।